नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बात करेंगे 2023 की। सेमीफाइनल हो चुका है और यदि अब फाइनल की बात करें तो फाइनल पर बीजेपी की नजर है और इसी को देखते हुए बीजेपी अब आम जनता के बीच जाने वाली है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो कि पृथ्वीपुर के दौरे पर रहेंगे और उपचुनाव में जीत का जताएंगे आभार। दरअसल यदि हाल ही में हम उपचुनावों की बात करें तो 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है और 1 सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन मंथन तो लगातार जारी है। लेकिन अब यदि आभार की हम बात करें तो सीएम शिवराज खुद जनता के बीच पहुंचने वाले हैं और उपचुनाव में जीत से बीजेपी प्रोत्साहित नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने अब यह साफ कर दिया है कि जो रणनीति अख्तियार की गई है इसी रणनीति के सहारे आगामी वक्त में भी चुनावी मोड में जनता के बीच जाएंगे। लेकिन बात करें यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी पृथ्वीपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज आम सभा को संबोधित करेंगे और उपचुनाव में मिली जीत को लेकर जनता का आभार भी जताएंगे। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के शिशुपाल यादव को जीत मिली तो वहीं कांग्रेस के नितेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव जीतने के बाद रैगांव कमलनाथ भी पहुंचे थे। विपक्ष की यहां बात की जा रही है और कमलनाथ ने रैगांव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता का आभार जताया तो वहीं जोबट, पृथ्वीपुर और खंडवा में भाजपा ने जीत हासिल की तो वहीं रैगांव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। और यदि पंचायत चुनावों की बात करें तो ये भी संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव की भी घोषणा इसी महीने हो सकती है। तो बीजेपी की बात कर ली जाए तो जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है, जनता के बीच पहुंच रही है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और कांग्रेस भी जनता के बीच पहुंच रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि जनता के बीच पहुंचे और रैगांव सीट जीतने के बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया। एक बार फिर उन्होंने सच्चाई का साथ देने की बात कही है। सीएम शिवराज पृथ्वीपुर दौरे पर रहेंगे, उपचुनाव में मिली जीत का आभार भी जताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ लगातार इस पूरे कैंपेन में हमने देखा कि वीडी शर्मा भी सीएम शिवराज के साथ मौजूद रहे, आम जनता के बीच रहे और वीडी शर्मा भी लगातार जनता के बीच जाते हुए सरकार की योजनाएं गिनाते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। तो एक तरफ जहां जीत से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस का यह मानना है कि भले ही 3 सीट हमें नहीं मिली हो लेकिन आपको बता दें कि जो सीट मिली है वो भी काफी महत्वपूर्ण है और जनता ने जो हमें चुनाव जिताया है इसके आधार पर ही हम आगामी चुनावों में जनता के बीच जाएंगे। लेकिन यदि पंचायत चुनावों की इस बीच बात कर लें तो पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं और संभवतः उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इसी माह इसका ऐलान भी हो सकता है। इसके 2 पहलू निकाले जा सकते हैं। यदि विश्लेषण की हम यहां पर बात करते हैं तो एक तरफ बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है जो कि उपचुनाव के परिणामों से साफ तौर पर नजर आ रहा है और यदि ऐसे में पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो ये साफ तौर पर कहा जाएगा कि पंचायत चुनाव में भी इसका फायदा सीधे तौर पर जीतने वाली पार्टी यानी कि उपचुनाव बीजेपी ने जीता है तो बीजेपी को इसका जीतने का पूरा ही फोकस माना जाएगा। साथ ही साथ जीतने का पूरा ही जो उत्साह है वो आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज जो कि पृथ्वीपुर के दौरे पर रहेंगे और यदि अब फाइनल की बात कर लें तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2023 फाइनल चुनावों पर बीजेपी की नजर है। और हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है बीजेपी से। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका कैंडी 24 में। नमस्ते भैया, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सर यही जानना चाहूंगा आपसे, यदि अब बात कर लें पृथ्वीपुर दौरे की तो सीएम शिवराज उपचुनावों से पहले भी हमें नजर आए पृथ्वीपुर में जहां जनता को संबोधित किया, जनता के बीच गए। लेकिन अब एक बार फिर जीत के बाद आगामी चुनावों पर फोकस करते हुए पृथ्वीपुर के दौरे पर जाएंगे, जनता का आभार प्रकट करेंगे। जी जी, तो स्वाभाविक है ये कार्यक्रम इसलिए कि चुनाव हुए और काफी चुनौतीपूर्ण हमेशा से कांग्रेस के कब्जे में रही पृथ्वीपुर की सीट।
और इस नाते अगर वो पृथ्वीपुर जोबट जाते हैं, ये एक स्वाभाविक कार्यक्रम है और धन्यवाद देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सामंतवाद के गढ़ को तोड़ करके पृथ्वीपुर में और आम जनता ने पहली बार आम आवाम के परिवार से और एक पिछड़े परिवार से प्रत्याशी को जिताया और वो अद्भुत जीत थी जी। और इसलिए उनको धन्यवाद जनता को देने और जनता का मनोबल बढ़ाने, क्योंकि चुनाव के बाद स्वाभाविक है वहाँ मुझे अंदेशा है कि अभी भी कहीं न कहीं सामंतवादी ताकतें पुनः अपना रवैया आम आदमी के प्रति और पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति भी सख्त रखेंगी। जी जी बने रहिएगा सर। पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस प्रवक्ता है। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका कैंडिडेट 24 में। धन्यवाद। पंकज जी, एक और यदि उपचुनावों की बात करें तो उपचुनावों के परिणाम सामने आ गए हैं। जैसा कि माना जा रहा था कि 2 सीटें कांग्रेस की थी, 2 सीटें बीजेपी की थी। हालांकि चुनाव परिणाम इसके अपेक्षित नहीं रहे, इससे थोड़ा विपरीत रहे। और यदि बात करें रैगांव की तो रैगांव में कांग्रेस ने जीत भले ही हासिल कर ली है, लेकिन इसके अलावा पृथ्वीपुर सीट की हम बात कर लें जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, यहां से बीजेपी ने बाजी मार ली है और जनता के बीच भी अब सीएम शिवराज जा रहे हैं। कहां पर आप देखते हैं कि गलती कहां पर हो गई, और जो फोकस की मैं बात करूं तो विश्लेषण आखिर कहां तक किया गया है हार का? देखिए, हर हार कुछ न सबक देकर के जाती है और निरंतर रूप से हमें जो ये 3 सीटों पे हारी, इस पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी 8 तारीख को 9 तारीख को जो आकलन किया गया वहाँ के जिला अध्यक्ष, सभी जगह के जिला अध्यक्षों को बुला करके और जिस तरीके से प्रभारियों को बुला करके बातचीत की गई है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तथ्य निकल के आए होंगे और निसंदेह कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण हम चुनाव हारे होंगे। परंतु इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि सत्ता पक्ष जब चुनाव लड़ता है तो उसके सामने विपक्ष के जिस भूमिका में विपक्ष जिस तरह से चुनाव में सामने रहता है वो भी एक सराहनीय कार्य रहता है। हमने तीनों सीटों, अभी तो हम तो कहते हैं कि हमने 4 सीटों पर नेक टू नेक ही फाइट करी है। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां हम 2,71,000 से लोकसभा चुनाव हारे थे आदरणीय अरुण यादव जी जब चुनाव लड़े थे। तो उसके ठीक विपरीत आज हम एक उपचुनाव जहाँ नंद कुमार चौहान जी की यादों के साथ और उनकी भावनाओं के साथ जो चुनाव लड़ा गया था, तो उस चुनाव के अंदर भी हम मात्र 80,000 के आसपास वोटों से चुनाव हारे। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा टीम वर्क ने काम किया है और सराहनीय काम किया है। उसके बाद भी हम मनन कर रहे हैं और उसके बाद भी हम 2023 को फोकस करते हुए जनता के बीच में 14 तारीख से जो कार्यक्रम चालू कर रहे हैं उसमें हमें पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में जनता के अधिक से अधिक मुद्दे उठाएंगे और 2023 में हमारी सरकार बनाने में सफल रहेंगे। पंकज जी, उपचुनावों से पहले तो दावे किए जा रहे थे कि 4 सीटों पर कांग्रेस ही जीतने वाली है, क्योंकि दमोह में जो जीत कांग्रेस को मिली उसके बाद कांग्रेस बेहद आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही थी और कहा भी जा रहा था कि दमोह के पैटर्न पर हम जनता के बीच जाएंगे। आखिर कहां पर गलती हो गई फिर? देखिए, गलती, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कि गलती जो हो, कार्यकर्ता जो रहते हैं वो ग्राउंड में अपना पूरा काम करते हैं। प्रत्याशी जो होता है वो अपनी पूरी मेहनत करता है और शीर्ष नेता जो होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाए काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति बन जाती है कि कोई ना कोई लूप पॉइंट ऐसा होता है, कभी मतदान कम हो जाना, कभी मतदान कम होने के साथ साथ कुछ ऐसे ड्रॉबैक सामने आ जाना जो उन पे हमने फोकस न किया हो, उन पे हम फोकस अब कर रहे हैं। उन सभी ड्रॉबैक्स के कारण हम कहीं ना कहीं चुनाव हार जाते हैं। पर चुनाव जीतना और हारना तो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे संगठन के नेताओं का, सर ये मान लिया जाए चुनाव हार के कांग्रेस संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है, आत्ममंथन जारी है। हम क्यों संतुष्ट रहेंगे? हम आत्ममंथन करेंगे, हम वैचारिक रूप से सोचेंगे कि हमसे कहाँ गलती हुई है, उन गलतियों को सुधारेंगे और हम एक बार फिर 2023 के रण के लिए तैयार रहेंगे। चलिए ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बड़ा वृहद अनुभव है आपका और कांग्रेस का ये मानना है कि जो हार है वो काफी कुछ सिखाकर हमें जाती है और इसी को देखते हुए मंथन का दौर हमारी पार्टी में भी चल रहा है और 2023 की हमारी भी तैयारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी देख रही है 2023 में? मैं आपको बताऊं कि चुनौती नाम की कोई चीज कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में बची नहीं। कांग्रेस के पास जो ताकत थी उस ताकत को कांग्रेस ने खुद खोया। कांग्रेस इस समय एक 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से जी। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन रह गई है। न नेता है, न नियत है, न नीति है। और स्थिति यह है कि आरजू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह। कांग्रेस पार्टी में जो रह रहे हैं वहाँ न आरजू चलती है,
आरजू को जुर्म माना जाता है, वफा को जुर्म माना जाता है। ज्योतिरादित्य का एपिसोड जी आपके सामने। जी आरजू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह, और ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। और कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ कि आरजू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह, ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। और कैसे समझाऊं मैं दस्तूर बाज़ार तुमको, जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता। क्या बात पार्टी है इनकी सर। नेटवर्क खत्म है, संगठन नीचे है नहीं। अब ये दमोह पैटर्न की बात कर रहे थे, मेरे को कई बार दमोह पैटर्न पर चर्चा करने का अवसर आप सबने दिया। कोई एक सीट की अलग अलग धारणाएं होती हैं। आप दमोह को लेकर के सोचो कि जोबट का वातावरण भी वही है, पृथ्वीपुर का भी वही है, खंडवा लोकसभा का भी वही है। तो ये सिर्फ शब्दों की जुगाली करते हैं। अलग अलग सीट के अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग वातावरण होते हैं, और दमोह पैटर्न नाम की चीज एक बकवास है। और वो ये करते रहे लगातार, और वो पैटर्न सामने आ गया सारा का सारा। और इस नाते मैं इतना ही कह रहा हूँ कि कांग्रेस अपने को अगर ठीक कर सके तो लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती सत्ता को भी मदद करती है और जनता को भी मदद करती है। पर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी सरकार से लेकर अभी तक टेंडर में चल रही है कमलनाथ जी के। उनने टेंडर डाल दिया, बाकी सब बाहर हो गए। ज्योतिरादित्य जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कांग्रेस के पास न नीचे कार्यकर्ता है, न नेटवर्क है। ट्विटर छाप के और फोटो छपाने वाले नेता। बिल्कुल, लेकिन मैं सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी चुनौती के रूप में नहीं है, एक सीट की बात कर ले तो रैगांव में आखिर कांग्रेस जीत गई। अब एक्सीडेंट है, दैट्स एक्सीडेंट जस्ट लाइक दमोह। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आपको मैं वचन दे रहा हूँ, आप व्यक्तिगत हम दोनों याद रखें, कांग्रेस के मित्र तो मानेंगे नहीं जी। हम 2023 में रैगांव जोड़े जितने वोटों से जीते उससे जोड़े वोटों से जीतेंगे। परिस्थितियां कुछ ऐसी कई बार बन जाती हैं जी, जिसके कारण बेकार हो जाते हैं सारे प्रयास। पर वहाँ भी प्रयास बहुत हुए हैं और हम रैगांव को पुनः अपने पास लाएंगे बीजेपी के कब्जे में। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। देश का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर कह दी कि हम कांग्रेस जीतेंगे, उसे कहना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर 2023 क्या, आगे आने वाले 2028 में भी कोई संभावना है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य जैसे नेता, और रोज इनके विधायक टूट रहे और ये बात फुल टीम करते खरीद रहे। अरे भाई, तुम्हारे सारा माल बिकाऊ है क्या? और अगर सारा माल बिकाऊ है तो जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता। चलिए सर, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आपका जो मानना है कि जो खरीदार है वो बिकाऊ नहीं हो सकता, और यदि बात करें खरीदने की तो आखिर ये भी सोचना होगा कि आखिर ऐसे लोगों को खरीद कौन रहा है। योगेश जी भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है योगेश सर आपका ND24 में। जी भाई। योगेश जी, मैं समझना चाहूंगा, यदि बात करते हैं उपचुनाव की तो उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। हालांकि एक सीट कांग्रेस के पास भी चली गई। बीजेपी का तो ये मानना है कि सर जो दमोह का एक्सीडेंट था वही कुछ एक्सीडेंट रैगांव में भी हुआ है। लेकिन अब जब चुनाव जीत गए हैं उसके बाद जनता के बीच जा रहे हैं आमतौर पर, हालांकि ऐसी तस्वीरें पहले देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इसके हम मायने क्या निकाल सकते हैं? क्या ये कहा जा सकता है अभी से 2023 की तैयारी चल रही है? नहीं, देखिए, दोनों राजनीतिक दल चुनावी मोड में है और 2023 अब कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और उसके बीच में नगरीय निकाय चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं सेंटर्ड में राजनीति है और नगरीय निकाय चुनाव भी है। इसलिए दोनों राजनीतिक दलों की तैयारी है अब, मतलब इसको बोलते हैं जीत के या हार के या थक के बैठने की नहीं है। अब सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सारे राजनीतिक दल उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तैयारी डेफिनेटली 2023 की है, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में भी जो नगरीय निकाय चुनाव उसकी भी तैयारी, और इसीलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, आभार जताने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। और ये जिसको बोलते हैं ना एक कनेक्टिंग इंडिया, तो ये लोगों से आपको जोड़ने का एक माध्यम भी है, सब कैसे कनेक्ट कर पाए। क्योंकि आप जीत के घर बैठ गए तो आपको फिर एक साल अभी मतलब नगरीय निकाय चुनाव में तो आपको 6 महीने बाद जनता के बीच में जाना, 2 महीने बाद ही जाना। बिल्कुल।
और 2023 में भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेंटर में वो ही है और उसी की मशक्कत कर रहे हैं लोग। तो क्या सर जो भी एम्बियंस बना हुआ है जनता के बीच, जो वातावरण बना हुआ है, इससे भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, और संभवतः ये भी हो सकता है कि पंचायत चुनाव की हम बात करें तो इसकी भी घोषणा जल्द हो सकती है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिसंबर के पहले पंचायत चुनाव हो जाएंगी जी। केवल जिला पंचायत और जो जनपद पंचायत, जो बड़ी पंचायतें हैं, उनकी आरक्षण की प्रोसेस भी मेरे ख्याल से 8-15 दिन में या 20 दिन में शुरू हो जाएगी। और जनवरी के बाद ये इसलिए भी नहीं जाएंगे पंचायत चुनाव आगे, क्योंकि यदि वो दिसंबर के बाद पंचायत चुनाव जाते हैं तो फिर वो नई मतदाता सूची उसकी बने। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है। लेकिन योगी सर, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे। जो दमोह पैटर्न के बाद तस्वीरें सामने आई थी, कहा यह जा रहा था कांग्रेस के द्वारा कि जो विश्वास बीजेपी के ऊपर था वो विश्वास अब लोगों का बीजेपी से हट गया है और कांग्रेस पर आ गया है। लेकिन जो उपचुनाव के परिणाम सामने आए हैं, क्या ये माना जा सकता है जो रणनीति बीजेपी की थी वो कारगर साबित हुई है और विश्वास जो जनता का दूर हो गया था वो एक बार फिर से बीजेपी के पास आ गया है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, ये पैटर्न वेटर्न कुछ नहीं होता किसी भी चुनाव में। ये तो आप जिस दिन, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, वनडे 20 में आपका दिन होता है। दिन आप यदि उस दिन अच्छा खेल नहीं दिखा पाएंगे तो आप हार जाएंगे आप। और इस मामले में आपको बीजेपी की तारीफ करना पड़ेगी कि वो आखिरी दम तक किले लड़ाती है। केवल पिछले रिकॉर्ड के आधार पर या किसी दमोह पैटर्न या छिंदवाड़ा पैटर्न, या बीजेपी भी सोच ले कि हम पिछले 15 सालों से जीत रहे हैं, ये भाव जैसे ही आपके मन में आया तो आप तय मान के चलना, आपकी हार निश्चित है। आपको मैदान में डटे रहना पड़ेगा, जनता के साथ खड़े रहना पड़ेगा, और जो पार्टी जनता के साथ खड़े हो पाएगी वो चुनाव जीत जाएगी। बाकी आप पैटर्न वेटर्न की तो आप बात करते रह जाओ, उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, पृथ्वीपुर में तो डे 1 से कांग्रेस जीती हुई लग रही थी। मतलब कांग्रेस के कई नेता तो फेसबुक पे स्क्रीनशॉट ले लेके भेज रहे थे कि स्क्रीनशॉट सेव करके रखो, 30,000 से जीतेंगे पृथ्वीपुर। तो पहले दिन से कांग्रेस को मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम जीत ही रहे, और उसी जीतने के चक्कर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत ही नहीं कर पाए। वो इसमें ही रहे कि हम तो जीत रहे हैं। तो ये जरा सी लापरवाही, जिसको बोलते हैं ना जरा सा ढीलापन, वो पृथ्वीपुर में गच्चा दे गया कांग्रेस को। मैंने बोला ना, अंतिम समय तक किले लड़ाने की जिसमें ताकत है, बिल्कुल, जो लास्ट मोमेंट तक युद्ध के मैदान में खड़ा हो सकता है वो जीत सकता है। अब इतिहास के आधार पर या पैटर्न के आधार पर या ये समझे कि ये तो हमारी थाली में रखी हुई सीट है, इस आधार पर जीत सुनिश्चित नहीं होती। बिल्कुल सर। पंकज शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस विश्वास को आप कह रहे थे सर कि जो जनता के बीच विश्वास हमारा बना हुआ है, और यहाँ पर यह माना जा रहा है कि वो विश्वास अति आत्मविश्वास में तब्दील हो गया और उसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। देखिए, ये जो बात अभी आदरणीय पत्रकार महोदय ने कही वो बिल्कुल सही और सटीक बात रही। चुनाव जो होता है वो वास्तव में आखिर तक गेम प्लान की तरह होता है, और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं मतदान कम होना, कहीं ना कहीं मतदान होने में देरी होना, या कहीं ना कहीं प्रत्याशी का पूर्ण रूप से संपर्क न हो पाना, या कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ भी ढिलाई बरत लेना, कई बातें ऐसी रहती हैं जो चुनाव के आखिरी वोटिंग के दिन तक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो मैं इस आकलन से परिपक्ष रूप से साथ में हूँ, परंतु वास्तविकता यह है कि जो आप बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं धीमापन, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हमारे नेताओं में कम है। और अभी आपके साथी प्रवक्ता हमारे भाजपा के, जिन्होंने जो बात कही कि 2023 और 28 में भी हम ही आएंगे, तो उनमें दिख रहा है। मैं उन्हें भी आपके चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहूंगा कि बचपन से बच्चा अगर सबसे पहले कोई कहानी सुनता है तो खरगोश और कछुए की ही सुनता है। ये खरगोश और कछुए की स्थिति 2023 में व्याप्त न हो जाए। 101% कांग्रेस जमीन पे अपनी जनता के साथ, जनता के मुद्दों को उठा रही है, बूथ टू बूथ काम कर रही है, मंडल सेक्टर पे काम कर रही है, और गांव-गांव फलियां हम मेहनत कर रहे हैं। हम 2023 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक कांग्रेसी पूर्ण रूपेण कटिबद्ध है, और हम पूरी ताकत से जी जान लगा के 2023 में सत्ता में वापसी करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। बहुत अच्छा सर कि आपका दृढ़ संकल्प है। तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। सचेत रहने की चुनौती दी जा रही है कांग्रेस के द्वारा। जी, सचेत रहने की चुनौती दी जा रही है कांग्रेस के द्वारा। नहीं, बड़ी कृपा कर रहे हैं वो हम पर, और हम उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि हम प्रतिफल सचेत है।
भाजपा के अंदर वोटर लिस्ट के पन्ना प्रमुख तक है, मतदान केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख। अभी ये कह रहे हैं हम मंडलम बना रहे हैं, फिर कभी कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना है इसलिए चुनाव का भी एक ड्रामा कर रहे हैं, फिर एक कभी कह रहे हैं 14 तारीख से हम जन जागरण यात्रा। अरे भैया किनके माध्यम से जन जागरण यात्रा निकालोगे? जब वर्कर होगा तब ना जन जागरण यात्रा निकालोगे। 15-50 लोग निकलोगे, फोटो सेशन कराओगे और फिर टीवी में आके बैठ करके डिबेट करोगे कि हम तो उखाड़ फेंकेंगे, न खंजर उठेंगे न तलवार उठेंगी, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। नेट टू नेट एकदम हम एक एक पोलिंग बूथ पर काम कर रहे हैं और ये अमित शाह जी का बनाया हुआ मैप है और पिछले 10 वर्षों से एक एक पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता तैनात है। और कांग्रेस के मित्रों की हालत ये है कि टीवी में बैठ के बड़े बड़े बोल बोले पर पीछे के दरवाजे से जाकर के ठेके ले रहे हैं, अपने काम करा रहे हैं। कांग्रेस पहले अपने को तो देख ले, हमें कुछ नहीं कहना है, वो कुछ भी कहते रहे, हम तो आत्मविश्वास से कह रहे हैं, नॉट एनी ओवर कॉन्फिडेंस। हम बता रहे हैं ज्योतिरादित्य जी के पार्टी छोड़ने के बाद जो वो पूरा का पूरा एरिया था, जो थोड़ी बहुत ज्योतिरादित्य जी कारण 10-25 सीट इनको प्रभावित करते थे, वो खेल खत्म हो गया। आदिवासी क्षेत्र में भी हम 18 में कुछ सीटें हारे थे, उसकी वजह जयस भी थी। जयस ने सरेंडर किया कांग्रेस के पास, कमलनाथ जी ने वो पूरी की पूरी जयस खरीद लिया एक टिकट पे। उस खरीद की बात कोई नहीं करता है। और आपके कार्यकर्ता, विधायक स्तर के कार्यकर्ता पार्टी से तंग होकर के, पार्टी से बेहाल होकर के, क्षेत्र की जनता का काम न होने के कारण आपको रोज छोड़ते जा रहे हैं और आपसे बेकई माला भज रहे हैं कि खरीद लिया खरीद लिया। अरे तुम्हारे यहाँ सब माल अगर बिकाऊ है तो कार्यकर्ता कहाँ है तुम्हारे पास? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के काम के आधार पर, शिवराज जी का चेहरा आज मध्य प्रदेश की आम जनता के, गरीब के, बेटियों के, बहनों के, बहुओं के, मातृशक्ति के आत्मा में है। गरीब, मजदूर, किसान मोदी जी के पीछे खड़ा है। बिल्कुल सर, ये कहा जा सकता है कि तभी विश्वास भी जनता का बीजेपी के ऊपर है। अब पंकज जी, इसके पहले दावे किए जा रहे थे आपके द्वारा कि हम जीत कर आएंगे, 2023 फाइनल हम जीतेंगे। मैं समझना चाहूंगा जो आपका आत्मविश्वास, इसका आधार आखिर क्या है? देखिए, बहुत बेसिक बात है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। आज वर्तमान परिवेश में आप स्वयं देखिए, मध्य प्रदेश और देश दोनों की जनता कितनी त्रस्त है। बढ़ते हुए दाम, कम आय, कोरोना में बिगड़ी हुई चिकित्सा व्यवस्था और चरम पर पहुंची हुई महंगाई और बेरोजगारी, ये वो मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस पूरी ताकत से जनता के साथ खड़ी है। लेकिन सर यही मुद्दे तो आप अभी भी जनता के बीच लेकर गए थे उपचुनाव में, तो आप ये कह रहे थे कि महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो साहब, मेरा यही तो कहना है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े शिखर के नेता माननीय अरुण यादव जी, जो चुनाव 2,71,000 वोटों से हारे, वही चुनाव उपचुनाव के रूप में जब वह पूर्व सांसद की भावनाएं साथ में थी, उसके बावजूद वो मात्र 80,000 से हारे। तो इतना बड़ा गड्ढा अगर खत्म हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के लिए विचारणीय प्रश्न है। यकीनन जोबट का चुनाव हम लोग चुनाव हारे हैं, तो जोबट कोई भाजपा नहीं जीती है, जोबट तो इनकी आयातित की हुई कांग्रेस की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुलोचना रावत चुनाव जीती है। ऐसी इसकी पृथ्वीपुर में भी इन्होंने बसपा के लेकिन सर इसी को तो कहते हैं अंतिम समय तक किला लड़ाई रखना। सर इसे यही तो कहते हैं कि अंतिम समय तक जो खिलाड़ी है मैदान में है। ये स्वयं कह रहे हैं कि कांग्रेस के, इनके भाजपा के कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। तो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि क्या सिर्फ कार्यकर्ता ही हैं, उन्हें कभी आप नेता नहीं बनाएंगे? नेता हमेशा दूसरी पार्टियों से आयातित करके ही लाएंगे क्या? चलिए, बड़ा सवाल है, जवाब ले लूंगा मैं इस पर, जवाब ले लूंगा। तिवारी जी जवाब दीजिए। कांग्रेस से बड़ी खुशफहमी में जिंदा रहे, हमें कुछ नहीं कहना है। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो होता है, 3 चीज होती है, कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यकर्ता। और निरंतर इस बात के लिए संगठन चेष्टा करता है। ये कोरोना का हल्ला कर रहे थे, ये महंगाई का हल्ला कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं गिराए गए? देश के अंदर
कोरोना चलिए, के बिल्कुल कारण सर, वक्त की कमी है, मुझे एक अंतिम प्रतिक्रिया लेनी होगी योगेश सर से। योगेश जी, बताने का प्रयास करिए सर, माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर लें या मुद्दों को भुनाने के कौशल की हम बात कर लें, जो कि बीजेपी में हमें आमतौर पर देखने को ही मिलता है, क्या यही कुछ खामियां हैं जो कि कांग्रेस के अंदर, यही कुछ बातें हैं जो कांग्रेस के अंदर नहीं है, जिसके चलते परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं? नहीं, डेफिनेटली यही बात है। आपको अंतिम जो बूथ मैनेजमेंट की बात कमलनाथ जी करते जरूर हैं। अंतिम जो एक बूथ पर 10 यूथ का उन्होंने एक नारा भी दिया था, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी दिख नहीं रहा कांग्रेस में। और बूथ जिसका मजबूत होगा वो चुनाव में आगे निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल सा फंडा है जी। तो अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में थोड़ी सी ये इस बात की कमी देखी जा रही है कि आपके निचले लेवल तक काम करने वाले लोग उतनी सक्रियता से काम नहीं कर पाते, तो उनको मोबिलाइज करना होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर, उन्हें उत्साहित करना होगा और यही देखना होगा कि आखिर वो जनता के बीच कैसे जाएंगे। वक्त की मेरे पास कमी है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है और इसी उपचुनाव के जरिए बीजेपी का मानना है कि 2023 में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं की बात कर ली जाए तो विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस की हम बात कर लें तो कांग्रेस का ये साफ तौर पर मानना है कि हार से हमने जरूर कुछ सबक लिया है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कांग्रेस 2023 में कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएगी। इसी के साथ इंपैक्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।